हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम टू दिस क्लास। आपका इस क्लास में स्वागत है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट 7। ठीक है, तो पार्ट 7 में हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 50 से लेके 56। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 से लेके 56, 50 से लेके 56 तक प्रैक्टिस क्वेश्चंस। उससे पहले आप एक बार डिस्क्लेमर देख सकते हैं कि हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की जाने वाली छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल निर्माताओं और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की जाने वाली किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या मुद्दा है तो कृपया sathi@iitkac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। ठीक है एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन डिस्कशन का सेशन। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर क्वेश्चन नंबर 56 तक। तो हम जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, आज डिस्कस करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 50 से लेके 56 तक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 50। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा गया है कि द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 13.44 ग्राम, कितना 13.44 ऑफ CuCl2 इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विल बी। मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा CuCl2 को 134.4 एंड केबी, जिसको हम क्या कहते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू दे रखी है 0.52 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो एक सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेफिनेटली जब भी आप किसी नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो कितना इंक्रीज होगा वो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, 0.16, 0.05 या 0.1 या 0.2। मतलब आपसे पूछा हुआ डेल्टा टी भी। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला लगाना, आंसर कैलकुलेट करना। तो आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फॉर्मूला भी पता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। 10 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो यहाँ पर आपको दिए गए 10 सेकंड का समय होता है समाप्त। अब हम मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। रिएक्शन क्या है आपकी? CuCl2 gives Cu2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो इनिशियली क्या होगा? इसका 1 मोल, इसके 0, इसके 0। ठीक है, फिर आफ्टर आयनाइजेशन क्या होगा? आयंस बनेंगे। आयनाइजेशन के बाद क्या होगा? मान लीजिए इसमें से अल्फा मोल कम हुए तो इसके अल्फा मोल बने और इसके 2 अल्फा मोल बन गए। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो टोटल मोल्स क्या होंगे? टोटल मोल्स होंगे 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। ये हो जाएंगे 1 प्लस 2 अल्फा, क्योंकि अल्फा से अल्फा कैंसिल तो बच गया 1 प्लस 2 अल्फा। आप वेंटो फैक्टर जानते हैं, ये क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर आयनाइजेशन। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर आयनाइजेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर आयनाइजेशन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर आयनाइजेशन कितने? 1 प्लस 2 अल्फा। और बिफोर कितने थे? 1। तो ये आप लिख दिए 1 प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 ऑन 100% आयनाइजेशन। आप अल्फा को क्या लेंगे? 1। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन जो भी है। तो अल्फा हमारा क्या है? 1। अगर 100% आयनाइजेशन हो रहा है तो आई की वैल्यू क्या है? 1 प्लस 2 अल्फा अपॉन 1। तो अगर मैं मान के चलूं कि 100% आयनाइजेशन है तो आई क्या हो गया? 1 प्लस 2 इंटू 1 बाय 1, मतलब आई की वैल्यू क्या आ गई? 3। आई की वैल्यू आ चुकी है 3। और डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का फॉर्मूला मतलब ये कितना इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर का फॉर्मूला है, या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसी को बोलेंगे डेल्टा टीवी को। वो कितना हो रहा है उसका फॉर्मूला आई इंटू केबी इंटू एम। यहाँ पे आई क्या है? वेंटो फैक्टर। केबी क्या है? एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और एम क्या है? मोलरिटी। आई की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की जो कि 3 आई है। और उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट किया? केबी। केबी क्या है हमारा? 0.52 केल्विन केजी पर मोल। और एम क्या है? मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? गिवन मास में मोलर मास। गिवन मास किसका? सॉल्यूट का। कितना है? CuCl2 का दे रहा है 13.44 ग्राम। और मोलर मास भी दे रहा है 134.4 ग्राम पर मोल। तो 13.44 डिवाइडेड बाय 134.4, ये तो आ गए हमारे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स और इधर क्या लिखना हमें? डिवाइडेड बाय 1 किलोग्राम
मतलब डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1 किलोग्राम, वो हमने पुट कर दिया। तो इसको जब सॉल्व किया तो वैल्यू आती है अराउंड 0.156, मतलब आप उसे लिख सकते हैं 0.16 डिग्री सेल्सियस। क्या लिख सकते हैं 0.16 डिग्री सेल्सियस। आई होप क्वेश्चन नंबर 50 आपको क्लियर होगा और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मैच कर जाएगा, नॉट बी, सी एंड डी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 50 का? ऑप्शन ए। ठीक है एवरीवन, चलिए अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी मिलीलीटर, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl, मैं रिपीट करता हूं, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ। हमारे पास 1 ग्राम मिक्सचर है जिसमें Na2CO3 भी एंड NaSCO3 भी है। मान लीजिए Na2CO3 x है तो NaSCO3 1 - x हो गया। मान लीजिए Na2CO3 0.1 है तो NaSCO3 1 - 0.1 हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ दीज टू, कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ दीज टू, मतलब 1 ग्राम मिक्सचर के अंदर Na2CO3 एंड NaSCO3 दोनों हैं और इनके मोल्स जो हैं वो इक्वल हैं, इनके मोल्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो आपको बताना है हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड। तो एक सीधा सा क्वेश्चन है, ये दोनों क्या है मेटल के सॉल्ट्स हैं, मेटल कार्बोनेट और एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे CO2 गैस प्रोड्यूस होगी एटसेट्रा एटसेट्रा, सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा। तो क्वेश्चन में पूछा कि कितना HCl लेने चाहिए, तो सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, रिएक्शन लिखिए और आंसर आ जाएगा। आपको फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूले में आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है वो मैंने हिंट आपको प्रोवाइड कर दिए। ऑप्शंस इनमें से कोई एक आएगा, 157.8 मिलीलीटर, 0.1578 मिलीलीटर, 210.4 मिलीलीटर, 105.2 मिलीलीटर। ठीक है, 105.2 मिलीलीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। 10 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो यहाँ पर आपको दिए गए 10 सेकंड का समय होता है समाप्त। अब हम मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। तो इसका सॉल्यूशन होगा कुछ इस तरीके से। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। लेट अमाउंट ऑफ Na2CO3, मान लेते हैं Na2CO3 x ग्राम है, तो NaSCO3 कितना हो जाएगा 1 - x ग्राम। अब उसने कहा इक्विमोलर अमाउंट, कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट, अगर दोनों के मोल्स इक्वल है तो मैं क्या लिखूंगा N ऑफ Na2CO3 इक्वल है N ऑफ NaSCO3। अगर नंबर ऑफ मोल्स सोडियम कार्बोनेट के इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के, तो मैं कहता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट होंगे गिवन मास में मोलर मास x/106 गिवन मास में मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होंगे 1 - x गिवन मास में मोलर मास 84। जब आप इसी इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, इन चीजों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे इस कैलकुलेशन को, तो x की वैल्यू आ जाएगी 106/190, या फिर आप कह सकते हैं 0.5578 ग्राम। कितना 0.5578 ग्राम, जो कि आया हमारा Na2CO3 का अमाउंट। अगर मुझे Na2CO3 का अमाउंट पता लग जाता है 1 ग्राम में से कितना है, तो टोटल अमाउंट में से हम इसको माइनस कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा किसका अमाउंट 1 - x, जो कि है NaSCO3 का अमाउंट। तो अगर x हमारा 0.5578 ग्राम है तो 1 - x हमारा 0.4422 ग्राम होगा। ठीक है, अब हम एक्चुअली में इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं कि क्या वो इक्वल हैं या नहीं। जब हमने वैल्यू रखी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 0.5578 डिवाइडेड बाय 106 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaSCO3, जो कि हो जाएगा 0.4422, मतलब गिवन मास बाय मोलर मास 84। जब हमने इनमें से दोनों में से किसी को भी इसको सॉल्व किया तब भी हमारे पास 0.00526 मोल आया, और इसको सॉल्व किया तब भी हमारे पास 0.00526 मोल आया। ठीक है, मतलब इस मिक्सचर में दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं। ठीक है, अब रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन क्या कह रही है कि Na2CO3 को 2 मोल HCl की रिक्वायरमेंट है। 1 मोल Na2CO3 के साथ 2 मोल HCl रिएक्ट करेंगे और बनेगा 2 NaCl प्लस H2O प्लस CO2, और NaSCO3 के साथ 1 मोल HCl रिएक्ट करेगा और बनेगा 1 मोल NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, 1 मोल Na2CO3 के लिए 2 मोल HCl की आवश्यकता है और 1 मोल NaSCO3 के लिए 1 मोल HCl की आवश्यकता है। अब यहां से एक सीधी से कॉन्सेप्ट आ गया कि कितना HCl चाहिए,
तो एक तरीके से आपको इनकी क्या लगा सकते हैं, मोलरिटी आपको इनकी पता लग सकती है, आप फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। तो M1V1 इज इक्वल टू, जिसको हम मान लेते हैं HCl की, ठीक है, लिए फॉर्मूला, इक्वल टू M2V2 जो कि Na2CO3 का हो गया, प्लस M3V3 जो कि NaHCO3 का हो गया। M1V1 इज इक्वल टू M2V2 प्लस M3V3। M क्या है यहाँ पे, मोलरिटी, जिसकी वैल्यू यहाँ पे क्या रखी है मैंने, देखिए आप ध्यान से, 0.1, 0.1 उसने बोला है खुद से, 0.1 मोलर HCl। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 मोल Na2CO3 के लिए 2 मोल HCl की आवश्यकता है, और 1 मोल NaCO3 के लिए 1 मोल HCl की आवश्यकता है, तो टोटल 3 मोल चाहिए, है ना। तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 प्लस M3V3। M1 अब इसका हमें क्या दे रखा है, 0.1 इंटू V1। अब आप एक चीज देखेंगे कि जो मोलरिटी होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वाई वॉल्यूम, N/V। तो N/V को हम क्या लिख सकते हैं, एक्चुअली में मोलरिटी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर उसी तरीके से वैल्यूज पुट करी हैं। तो यहाँ पर क्या है, मोलरिटी की वैल्यू 0.1, इसकी वॉल्यूम निकाल ली थी तो V1 हो गया। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट कर दिया 2 इंटू 0.00526, क्योंकि अगर हमारे पास अवेलेबल मोल कितने हैं, अवेलेबल मोल Na2CO3 के हमें दे रखे हैं सिर्फ 0.00526, और इसके HCl के साथ रिक्वायरमेंट, HCl के साथ देखो, इसका 1 मोल, इसके 2 मोल की रिक्वायरमेंट है, 1 मोल Na2CO3 के लिए 2 मोल HCl की आवश्यकता है, ठीक है। तो 0.00526 मोल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू 0.00526 प्लस M3V3 के लिए 0.00526, किसके लिए, NaCO3 के लिए। जब आप यहां से सॉल्व करेंगे तो V1 की वैल्यू आ जाती है कितनी, 157.8 मिलीलीटर, कितनी आ जाती है, 157.8 मिलीलीटर। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 51। आई होप क्वेश्चन नंबर 51 आपको क्लियर होगा कि क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। कैसे, 157.8 मिलीलीटर, नॉट बी, नॉट सी, नॉट डी। अब हम मूव करेंगे हमारे आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। Which of the following liquid pairs shows a positive deviation from Raoult's law? Water nitric acid, benzene methanol, water hydrochloric acid, acetone chloroform। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, देखो आपको पता है राउल्ट्स लॉ में 2 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, आइडियल, नॉन आइडियल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। 10 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। नॉन आइडियल में 2 डेविएशन होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए, तो यहाँ पर आपको दिए गए 10 सेकंड का समय होता है समाप्त। अब हम मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर शोज ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाटर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर एंड नाइट्रिक एसिड क्या बनाते हैं, मिसिबल सॉल्यूशन। दे शो नेगेटिव डेविएशन, कैसे डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, क्यों, इन केस ऑफ CH3COCH3 मतलब एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, there is an interaction between them, thus force of attraction between CH3COCH3 interaction CHCl3 is larger than between CHCl3 और CH3COCH3 interaction CH3COCH3। मतलब कि AB इंटरेक्शन ज्यादा है किससे, AA और BB इंटरेक्शन से। अगर ऐसा है तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और एक्सपेक्टेड क्या आएगी, देन एक्सपेक्टेड रिजल्टिंग ए नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। In case of CH3OH, there is association by intermolecular hydrogen bonding. When benzene is added to CH3OH, hydrogen bonding breaks and thus force of attraction between CH3OH and benzene molecule is smaller than between CH3OH और benzene molecules in pure state. मतलब CH3OH और benzene. Vapor pressure of mixture is greater than expected. और इससे क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, रिजल्टिंग है पॉजिटिव डेविएशन। आपको बताइए, अगर वेपर प्रेशर बढ़ जाता है तो पॉजिटिव डेविएशन होती है, और वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो नेगेटिव डेविएशन होती है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव हम बात कर रहे हैं आइडियल केस के रेस्पेक्ट में। ओके, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 52, जिसका करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन बी। बेंजीन एंड मिथेनॉल के केस में आपको कैसी डेविएशन मिलेगी, पॉजिटिव डेविएशन। इस केस में वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। और आप यहाँ पर बाकी सभी केसेस में देख सकते हैं कि जो AB इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है कंपेयर टू AA और BB इंटरेक्शन के। ओके, तो चलिए अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है टू न्यूट्रलाइज कंप्लीटली 20 ml ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ phosphorus acid H3PO3, the volume of 0.1 molar aqueous KOH solution required is 10 ml, 20 ml, 40 ml, 60 ml. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। 10 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो यहां पर आपको दिए गए 10 सेकंड का समय होता है समाप्त। तो टू न्यूट्रलाइज 20 ml ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फास्फोरस एसिड, आप जैसा कि जानते हैं फास्फोरस एसिड कैसा है, डाइबेसिक एसिड है। तो H3PO3 इज अ डाइबेसिक एसिड। इसका मतलब ये हुआ इट कंटेन्स 2 आयनाइजेबल प्रोटॉन अटैच्ड डायरेक्टली टू ऑक्सीजन, और एक पीएच बॉन्ड होता है और 2 होते हैं पीओएच बॉन्ड, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो H3PO3 आपको क्या देगा, 2 आयनाइजेबल, मतलब 2H पॉजिटिव प्लस HPO4 2 नेगेटिव। अगर ऐसा है तो आप ये कह सकते हैं कि 0.1 मोलर H3PO3 का मतलब है 0.2 नॉर्मल H3PO3, एंड आप कह सकते हैं 0.1 मोलर KOH का मतलब है 0.1 नॉर्मल KOH, है ना। क्योंकि आपको पता है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, आपको पता है नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में रिलेशनशिप होती है, और नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलरिटी हो जाती है। ठीक है, चलिए नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाती है, एन फैक्टर इनटू मोलरिटी। सो N1V1 इज इक्वल टू N2V2, आप इक्वेशन लगाएंगे N1V1 KOH के लिए और N2V2 H3PO3 के लिए। N1 कितना 0.1, V1 हमें निकालना है, N2 कितना 0.2 और V2 हमें कैलकुलेट करना है। सॉरी V2 हमें दे रखा है 20 ml कह रहा है ना वो, तो V1 कितना आ गया यहाँ से सॉल्व करने फॉर 40 ml, कितना आ जाता है V1 40 ml। सो करेक्ट आंसर जो मैच कर रहा है ऑप्शन सी मैच कर रहा है, नॉट 10 not 20 not 60, ऑप्शन सी मतलब 40 ml इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 53। चलिए अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है कि एट 10 डिग्री सेल्सियस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इज 500 mmHg, द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड एंड द टेम्परेचर रेज टू 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज 105.3 mmHg एट 25 डिग्री सेल्सियस, द एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन कैन बी शोन एज, हम उसको वी फाइनल को वी इनिशियल की टर्म्स में कैसे शो कर सकते हैं, कितने टाइम्स है, इक्वल है, ग्रेटर देन है, लोअर देन है, क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। 10 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो यहां पर आपको दिए गए 10 सेकंड का समय होता है समाप्त। अब हम मूव करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं सॉल्यूशन, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। फॉर इनिशियल सॉल्यूशन अगर मैं पाई कैलकुलेट करूं तो पाई हो जाएगा, पाई इक्वल टू कितना 500 डिवाइडेड बाय 760 एटमॉस्फेयर। ये तो हमने इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लिया mmHg को। टेम्परेचर देखा 283 केल्विन, तो पाई v इक्वल टू nRT। इक्वेशन लगाई हमने, पाई क्या आपका 500 बटे 760 गुना v इनिशियल इक्वल टू n इंटू आर इंटू टी 283। इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर डाइल्यूशन पाई हमारा हो गया क्या, चेंज 105.3, पुट किया 105.3 डिवाइडेड बाय 760 एटमॉस्फेयर हो गया, टी हो गया 298 एंड 105 डिवाइडेड बाय 760 पाई वी फाइनल वी एन आर टी। अब हमें एन ना ऊपर देखा ना नीचे देखा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास आ चुकी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने v इनिशियल बाय v फाइनल किया, तो हमें क्या मिला 1/5। जब आप यहाँ से v इनिशियल बाय v फाइनल करोगे मतलब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दोगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे nr से nr कैंसिल, और बाकी जब इन चीजों को कैंसिल आउट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो v इनिशियल बाय v फाइनल बच जाएगा सिर्फ 1/5। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि v फाइनल 5 टाइम्स है v इनिशियल के, मतलब सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया गया है 5 टाइम्स, ठीक है। जितनी इनिशियल वॉल्यूम थी उसके 5 टाइम्स उसे डाइल्यूट किया गया है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए, मतलब कि v फाइनल 5 टाइम्स है v इनिशियल के। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नॉट बी, नॉट सी, नॉट डी। अब हम मूव करेंगे हमारे आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 पे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 55, two liquids XA and XB form an ideal solution at 300 Kelvin. Vapor pressure of the solution containing 1 mole of XA and 3 mole of XB is 550 mmHg. At the same temperature, if 1 mole of XB is further added to this solution,
Vapor pressure of the solution increases by 10 mm of Hg. Vapor pressure of XA and XB in their pure state will be respectively. तो 200 और 300, 300 और 400, 400 और 600 या 500 और 600. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ. 10 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे. तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब. तो यहाँ पर आपको दिए गए 10 सेकंड का समय होता है समाप्त. अब हम मूव करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ. जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या होता है, PT इज इक्वल टू PA प्लस PB. मतलब PT क्या हो गया, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB. PT की वैल्यू कितनी, 550 mmHg. P नॉट A इंटू टोटल मोल्स कितने, इसका 1 इसका 3, तो 1/4. ठीक है, 1/4 प्लस P नॉट B इंटू 3/4. जब इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया, P नॉट A प्लस 3PB नॉट 2200. कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे, इक्वेशन 1 बन जाएगी आपकी 2200 के साथ. When 1 mole of Y is further added to the solution, तो हमने क्या किया, 560 is equal to P नॉट A प्लस, अब एक मोल और ऐड कर दिया, पहले 4 थे, हो गए 5, बट A के तो उतने ही है, सॉरी, हाँ. तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 मोल ऑफ XB is further added to, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, when 1 mole of XB is further added to the solution, जब हमने एक मोल XB को और मिला दिया तो XB वाला बढ़ गया. तो अब होगा क्या, 560 is equal to P नॉट A into 1/5. 560 is equal to P नॉट A into 1/5 plus P नॉट B into 4/5. तो इस तरीके से इसको जब आप रीअरेंज करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन 2 कितनी, P नॉट A प्लस 4 P नॉट B इज इक्वल टू 2800. क्वेश्चन में क्या कहा था कि XA XB दो लिक्विड है, XA और XB एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, और 1 मोल ऑफ XA हमारे पास और 3 मोल XB के, ऐसा हुआ. फिर 1 मोल XB का ऐड कर दिया गया तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया 10 mm. तो XA और XB का क्या पूछा उसने, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, तो वो हमें निकालना है. जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया, P नॉट A प्लस 4PB नॉट इज इक्वल टू 2800, ये इक्वेशन 2 है. ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया है, तो हमारे पास बचेगा P नॉट B. क्योंकि इक्वेशन 1 में भी आप देख सकते हैं P नॉट A है, तो P नॉट A से P नॉट A कैंसिल हो जाएगा, 4PB नॉट से 3PB नॉट माइनस हो जाएगा, तो PB नॉट बचेगा या P नॉट B बचेगा. 2800 में से 2200 माइनस करने पे बचेगा 600 mmHg. पुटिंग द वैल्यू ऑफ P नॉट B इन इक्वेशन 1, तो आपके पास P नॉट A भी आ जाएगा, P नॉट A प्लस 3 इंटू P नॉट B मतलब 600 इज इक्वल टू 2200. तो P नॉट A आ जाएगा आपका 2200 माइनस 1800 मतलब 400 mmHg. मतलब प्योर स्टेट में A वाले का प्रेशर है, A लिक्विड का 400 mmHg और B का है 600 mmHg. तो करेक्ट आंसर आपका क्या आता है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. तो उसने पूछा A और B का 400 और 600 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, 400 और 600 रेस्पेक्टिवली, ऑप्शन सी. A वाले का क्या आया है आपका 400 और B वाले का क्या आया है 600. ठीक है एवरीवन, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ. आज अब हम मूव करेंगे हमारे आज की लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ. ठीक है, आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन. 58.5 ग्राम ऑफ NaCl and 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज वर सेपरेटली डिसॉल्व्ड इन 1000 ml of water. Identify the correct statement regarding the elevation of boiling point of the resulting solutions. Can NaCl will show higher elevation of boiling point. Glucose solution will show higher elevation of boiling point. Both the solutions show equal elevation of boiling point. या the boiling point elevation will be shown by neither of the solution. तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं. इन 10 सेकंड्स में आप इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं. तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब. तो चलिए यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड का समय होता है समाप्त. अब हम मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एम. ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर इंटू केबी इंटू एम. करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए. कैसे, मोललिटी हमने कैलकुलेट करी NaCl सॉल्यूशन की, वो आएगी नंबर ऑफ मोल्स बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000. यहाँ गिवन मास अब ग्राम्स में पुट करना है. नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे, 58.5 ग्राम उसने दिया है,
और 58.5 भी उसका मोलर मास होता है। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय WH2 into 100, तो सॉरी into 1000, ये आ गया 1000 by WH2। उसी तरीके से हमने कैलकुलेट कर ली मोलैलिटी ऑफ C6H12O6 मतलब ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने 180 ग्राम उसने दिया है, तो गिवन मास बाय मोलर मास वो 1 ही आएंगे, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय WH2, तो ये आ जाता है 1000 डिवाइडेड बाय WH2O। उसके बाद हमें क्या करना है, बोथ द सॉल्यूशंस हैव सेम मोलैलिटी आ रहा है, बट द वैल्यू ऑफ I फॉर NaCl एंड ग्लूकोज आर 2 and 1 रेस्पेक्टिवली। NaCl के लिए I की वैल्यू 2 है और ग्लूकोज के लिए 1 है, ये तो बात ठीक है। तो डेल्टा टी भी चेंज आएगा, डेल्टा टी बी NaCl डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी C6H12O6, ये हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू केवी I इंटू केवी इंटू एम, जो क्या है 1000 अपॉन W/H2। नीचे I इंटू केवी इंटू एम मतलब 1 इंटू केवी इंटू 1000 अपॉन WH2। सो 1000 अपॉन WH2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे केवी कैंसिल हो जाएगा, 2/1 बचेगा। तो डेल्टा टीबी NaCl डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी C6H12O6 हमारे पास क्या बचेगा 2/1, मतलब डेल्टा टीबी ट्वाइस है किसका, डेल्टा टीबी C6H12O6। मतलब आप ये कह सकते हैं कि NaCl विल शो हायर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और कितना, लगभग ट्वाइस। तो डेल्टा टीबी NaCl क्या है हमारा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C6H12O6 सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन फिर नंबर 56 भी आपको क्लियर हुआ होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नॉट बी, नॉट सी, नॉट डी। ठीक है एवरीवन, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 50 से लेके क्वेश्चन नंबर 56 तक। ठीक है, so this is all about this today's class, so it's time to say thank you. So thank you so much everyone, have a nice day, have a great day, take care, goodbye, धन्यवाद।